नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले फंजाई के बारे में। किसके बारे में? फंजाई के बारे में। जैसे क्या बोला जाता है, फंगस भी बोला जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी को क्या बोला जाता है? काई। ग्रामीण क्षेत्रों में इसी को बोला जाता है काई, ठीक है ना। हिंदी में इसे बोला जाता है कवक। तो आज हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी और किस प्रकार से हानिकारक है, और इसकी प्रॉपर्टीज या इसके सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये फंगस जो वर्ड बनाया, ये फंगस कहाँ से आया? वर्ड निकल के आया लैटिन लैंग्वेज का, एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से निकल के आया, ठीक है ना। इसी का ही मतलब होता है मशरूम। इसका ही मतलब होता है मशरूम, जिसे हिंदी में बोला जाता है छत्रक। जैसे गांव में सांप की छतरी भी बोला जाता है, जैसे गांव में सांप की छतरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये मशरूम वर्ड था, ये एक वर्ड था सिमिलर किसके? माइकस से। किसके सिमिलर था? ये माइकस वर्ड के सिमिलर पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने देखा वो फंजाई था। फंजाई होता है प्लूरल वर्ड है, फंगस सिंगुलर वर्ड है, मतलब एक वचन है फंगस। फंजाई जो बहुवचन वर्ड है, ठीक है। ये जो फंगस वर्ड था एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका एक्चुअल में मतलब होता है मशरूम, जिसे हिंदी में बोला जाता है छत्रक। इस प्रकार से सांप की छतरी पाई जाती है, इसे बोला ग्रामीण क्षेत्रों में सांप की छतरी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मशरूम या छत्रक, जो कि हाई प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन का एक अच्छा उत्पाद है, ठीक है। एक्चुअली मशरूम जो वर्ड है ये बन के आया था कहाँ से? माइकस वर्ल्ड से बन के आया था। कहाँ से बन के आया? माइकस नाम के एक वर्ल्ड से बन के आया है। इसीलिए फंजाई के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फंजाई को, स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। ये माइको वर्ल्ड किससे रिलेट करता है? माइकस से। लॉजी वर्ल्ड हमेशा किससे रिलेट करता है? स्टडी से। किससे वर्ल्ड करता है? स्टडी से। तो इसके लिए हमने बोला, स्टडी ऑफ फंजाई के लिए हमने बोला माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई के लिए हमने बोला माइकोलॉजी। अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स की या सामान्य लक्षणों की बात की जाए, इसके जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षणों की यदि बात की जाए तो इस सामान्य लक्षण, ओके। तो ये सारे के सारे कवक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं। यूकैरियोटिक एनिमल है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जीव, ओके। इसका मतलब क्या होगा? यूकैरियोटिक किसे बोला जाता है? हमने यूकैरियोटिक जीव किसे बोला जाता है? ऐसा कोई भी जीव जिसके केंद्रक में या केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाए, अर्थात केंद्रक के ऊपर, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये अगर है एक स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर है, ओके। ये इसका क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, जिसको बोला है हमने क्या? न्यूक्लियस या केंद्रक। और इसके जो ऊपर का आवरण है, ये जो इसके ऊपर का आवरण है, जो राउंड फॉर्म में या गोलाकार संरचना के रूप में जो पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। अब इसका मतलब क्या हो गया? केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाए, जैसे कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कह सकते हैं डीएनए या जीन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इन तीनों के लिए हम बोल सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक जो पदार्थ है, ये किस में पाया जाता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है, मतलब झिल्ली के अंदर आवृत होता है, झिल्ली से आवृत पाया जाता है। तो ऐसे जीव जिनमें क्या है? केंद्रक झिल्ली से आवृत पाया जाता है, क्या बोला जाता है? उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है, ठीक है ना। सारे के सारे हायर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में
आते हैं, ठीक है ना। अगर सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो फंजाई क्या होता है, कवक बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं जीव है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है जो कि पेपरों में पूछा जाता है, अपवाद ईस्ट, अपवाद होता है ईस्ट, ठीक है ना। ये क्या है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, ये क्या होता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। अगर इसके आगे बात की जाए, जो कवक का प्लांट होता है या पादप के समान दिखने वाला भाग होता है, कवक का भाग अगर बात की जाए तो इस प्रकार से यदि बनाया जाए इसे, ये एक कवक का क्या है, ये पूरा का पूरा एक कवक का क्या है, तंतु है। ये क्या है, एक कवक का तंतु है, इसी को बोला जाता है कवक तंतु हिंदी में, कवक तंतु। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम दे रखा है हमने इंग्लिश में, हाइफी, हाइफी, ठीक है ना। जब बहुत सारे कवक तंतु, जब बहुत सारे कवक तंतु आपस में क्या सघन संरचना या नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल के तो समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि एक कवक तंतु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4-5 कवक तंतु यहाँ पर होकर एक जाल के समान क्या है, संरचना का निर्माण कर लिया। इस पूरे जाल को या नेट लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला है कवक जाल, कवक जाल, माइसीलियम, क्या बोला है, माइसीलियम, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यूकेरियोटिक जीव है कवक, कवक क्या है, यूकेरियोटिक जीव है, अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, लेकिन इसका एक अपवाद भी निकल के आता है, अपवाद होता है ईस्ट, अपवाद होता है ईस्ट, जो कि क्या है, एक कोशिकीय रूप में पाया जाता है, एक ही कोशिका के रूप में कवक तंतु क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अगर सेकंड नेक्स्ट बात की जाए तो इसके एक तंतु की अगर संरचना देखी जाए तो कुछ दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए इसके कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति सेल वॉल की अगर बात की जाती है तो सेल वॉल इसकी बनी हुई होती है काइटिन की, काइटिन की इसकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनी हुई पाई जाती है, या बोल सकते हैं हम पॉली सैकेराइड की बनी हुई हो सकती है, ओके। अगर इसमें देखा जाए भोजन के लिए क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषी नामक कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल भोजन निर्माण हेतु उत्तरदायी प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अर्थात ये खुद का भोजन खुद नहीं बना सकती। अब अगर ये भोजन नहीं बना सकती तो भोजन के लिए क्या होगा, ये दूसरे जीवों पर क्या होगी, निर्भर पाई जाएगी। जितनी भी कवक है सारी क्या होगी, या तो परजीवी के रूप में पाया जाए, या परपोषी के रूप में पाया जाए, या मृतोपजीवी के रूप में पाया जाए, या सहजीवी के रूप में पाया जाए। और अपन इसलिए कह सकते हैं कवक परपोषी, जिसे बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक, एक्चुअल में अगर इस मतलब को देखा जाए, इस वर्ड को देखा जाए तो पर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना। पोषी बनाया वर्ड किससे, न्यूट्रिशन या पोषण से, किसी दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर। अब जिस भी जीव पर ये निर्भर होगी, या तो वो प्लांट होगा या क्या होगा, या तो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा, ठीक है ना, ओके।
पोषण के लिए प्लांट पर हो सकती है निर्भर, एनिमल पर हो सकती है। इन दोनों को क्या करेगी, ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। ये होता है क्या, परपोषी का मतलब, ठीक है ना। जिस भी जीव पर ये कवक पाई जा रही है, अगर मान लो प्लांट के ऊपर है कवक, कवक किसके ऊपर है, प्लांट के ऊपर है, तो प्लांट को क्या है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगी। ये तो कहलाता है परपोषी का कॉन्सेप्ट, ये कहलाता है आपका परपोषी का कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है परजीवी, पैरासाइट। पैरासाइट की अगर बात की जाए तो पैरासाइट भी यही कहता है कि कोई भी दूसरे जीव पर निर्भर होगी। अब दूसरा जीव या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। अब अगर ये प्लांट पे है या फिर ये किसी भी एनिमल पर है कवक, ठीक है ना, तो इनको क्या करेगी, ये दोनों को, या जिस पर भी ये है उस पर क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट क्या करेगी, शो करेगी। हार्मफुल इफेक्ट ये शो करेगी। प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेगी, भोजन लेगी, एनिमल से ही क्या लेगी, भोजन लेगी। अब जिस भी प्लांट के ऊपर ये पाई जा रही है, जिस भी प्लांट के ऊपर या जिस भी एनिमल के ऊपर ये पाई जा रही है, उसको क्या करेगी, कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगी, उसको क्या करेगी, कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगी। जैसे कि मनुष्य की अगर बात की जाए तो क्या करती है, रिंग वर्म होता है, दाद जिसे बोला जाता है, स्किन में डिजीज कर देता है, ठीक है ना। तो स्किन के लिए क्या ये हार्मफुल इफेक्ट शो करती है एनिमल में, ठीक है ना। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, प्लांट में ये गेहूं में बहुत सारे रस्ट डिजीज करती है, मतलब उनकी पत्तियां जो किसमें चूर्ण में या पाउडर फॉर्म में चेंजेस हो जाती हैं। तो एक अलग मैटर है जिसको हम आर्थिक महत्व में देख लेंगे, ठीक है। तो कवक क्या होती है, प्लांट के रूप में, प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर परजीवी के रूप में पाई जा सकती है। नेक्स्ट होता है, ओके, नेक्स्ट होता है मृतोपजीवी। मृतजीवी, इस इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइट। मृत का मतलब होता है डेड, या बोल सकते हैं हम इसे डिके, जिसका मतलब होता है सड़ा गला, ठीक है ना। प्लांट का या एनिमल का ऐसा कोई भी मटेरियल, प्लांट या एनिमल का कोई भी मटेरियल जो क्या है, प्लांट पार्ट से या एनिमल पार्ट से अलग हो चुका है या डेड हो चुका है, किस फॉर्म में, डेड फॉर्म में। जैसे कि प्लांट की कोई भी लीफ है या कोई भी स्टेम है, वो प्लांट से अलग हो जाता है, टूट कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में होने लग जाएगा, डिके मटेरियल कहलाएगा, वो सड़ने करने लग जाएगा। अगर वो उस फॉर्म में है तो ठीक है ना। अगर ये प्लांट के इस मटेरियल के ऊपर या सड़े गले पदार्थ के ऊपर पाई जाएगी तो ऐसी कवक को बोलेंगे मृतजीवी कवक, सैप्रोफिटिक फंजाई। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके लिए सहजीवी, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक, ओके। सहजीवी, अगर इसको बोला जाए तो सह का मतलब होता है साथ, टुगेदर, साथ। जीवी का मतलब है जीवन। ऐसा कोई भी कॉर्पोरेशन, ऐसा कोई भी संबंध जिसमें कवक किसी दूसरे जीव के साथ, क्या बनाए, सहसंबंध बनाए या संबंध बनाए, किसी दूसरे जीव के साथ संबंध, और संबंध अगर ये बन रहा है तो दोनों जीवों के लिए क्या होगा, ये संबंध लाभदायक होगा, लाभदायक संबंध। जैसे कि अभी समझते हैं हम, यहां हम ले लेते हैं एक ये मैं बोल रहा हूं, ये वाला रीजन क्या है, एक शैवाल का रीजन है, ये वाला एक एल्गी का रीजन है, ये वाला एक रीजन किसका है, फंजाई का रीजन है, कवक का रीजन है, ठीक है ना। कवक में हमने बोला प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, मतलब ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। लेकिन शैवाल जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है,
कर सकती है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। ओके, लेकिन अब इसमें से जितने भी प्रकाश संश्लेषण होगा, जब भी होगा तो किसकी उपस्थिति में होगा? हमेशा पानी की उपस्थिति में होगा, साथ ही साथ मिनरल्स चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ खनिज लवण चाहिए। तो एक खनिज लवण क्या पाया जाता है? नीचे की तरफ क्या पाई जाएगी? कवक। कवक जिस भी सरफेस के ऊपर रहेगी उससे एब्जॉर्व करके खनिज लवणों को किसको दे देगी? शैवाल को दे देगी। किसको दे देगी? शैवाल को दे देगी। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर लेगा? भोजन का निर्माण कर लेगा। भोजन का निर्माण करने से ही ये भोजन किसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा? कवक को। तो इसके लिए दोनों को क्या हो गया? लाभ हो गया। दोनों को क्या हो गया? लाभ हो गया। शैवाल को क्या मिल गया? खनिज लवण मिल गए, जिससे उसने भोजन का निर्माण कर लिया। कवक को क्या मिल गया? भोजन मिल गया। तो ऐसे संबंध में क्या हो रहा है? दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को बेनिफिशियल इफेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं हम लोग सहजीवी संबंध। तो ये चारों फॉर्म में मिल सकती है। पहला होता है परपोषी फॉर्म में मिल सकती है। दूसरा होता है परजीवी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मृतोपजीवी के रूप में भी मिल सकती है और सहजीवी के रूप में भी मिल सकती है। तो कह सकते हैं अपन कवक परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी के रूप में पाई जाती है। अगर इसमें बात की जाए जनन क्रिया की, कवक में जनन क्रिया की, कवक में जनन जिसे रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, जनन अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल मेथड से व लैंगिक प्रकार से हो सकता है। अब ये लैंगिक विधियां कौन सी हैं, ये अलैंगिक विधियां कौन सी है, इसे देखेंगे। पहले एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। कोशिका भित्ति की हमने बात की कवक की। कोशिका भित्ति बनी हुई होती है काइटिन की। कोशिका भित्ति बनी हुई होती है काइटिन या पॉलीसैकेराइड की, ठीक है ना। भोजन के लिए हमने बोला है प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या हो? अनुपस्थित पाया जाए। प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित पाया जाए, इसीलिए क्या होगा? कवक, जितनी भी कवक पाई जाएंगी वो किस फॉर्म में होंगी? परपोषी की फॉर्म में होंगी, परजीवी की फॉर्म में हो सकती है, मृतजीवी की फॉर्म में हो सकती है, या सहजीवी के रूप में हो सकती है। परपोषी में हमने कहा किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर हो और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाए। परजीवी के लिए हमने कहा किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर हो, साथ ही साथ उसको क्या करे? हानि पहुंचाती है। मृतजीवी ये कह रहा है, सैप्रोफाइट ये कह रहा है किसी भी मृत पदार्थ पे हो। मृत है तो हानि या लाभ का तो संबंध बनता ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो मृत पदार्थों पर अगर ये उपस्थित है तो मृतजीवी। अगर ये सहजीवी है, साथ साथ पाई जाए किसी भी जीव के, ठीक है ना, मोस्टली पाई जाती है शैवालों के साथ, जैसे कि लाइकेन बनाती है। इससे क्या? लाइकेन का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? संबंध सहजीवी रूप में पाए जाए। फिर बात की हमने जनन की। क्या बात की हमने? जनन की। तो जनन कैसे कैसे हो सकता है? अलैंगिक विधि द्वारा या लैंगिक विधियों द्वारा। इनमें क्या हो सकता है? जनन हो सकता है। अगर अलैंगिक विधि की बात की जाए, कवक में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा। विखंडन मतलब टूटना। विखंडन का मतलब होता है एक्चुअली में टूटना है, फ्रेगमेंट बनाना, ठीक है ना। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। या सेकंड नंबर पे आता है मुकुलन, बडिंग। और थर्ड नंबर पे आता है बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हो सकता है। अब अगर इस विखंडन विधि को देखा जाए
फ्रेगमेंटेशन मेथड को अगर देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या कहता है हमसे, हमने बात की कवक तंतु की, हमने किसकी बात की थी, कवक तंतु की, जिसको हमने बोला है हाइफी, जिसको हमने बोला है क्या, हाइफी, ठीक है ना। अगर इसको इस प्रकार से बना दिया जाए एक कवक तंतु को, ठीक है, एक कवक तंतु को इस प्रकार से क्या है बना दिया जाए, हम मल्टी सेलुलर बोला हमने, 2 कोशिकाएं बना दी फिलहाल इसमें, ठीक है। अगर एक कवक तंतु किसी भी कारणवश, अगर एक कवक तंतु किसी भी कारणवश इधर से क्या हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है। अब ये वाला कवक तंतु इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ये वाला कवक तंतु क्या होगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। तो ये जो पार्ट टूटकर अलग हुआ है, ये जो पार्ट टूटकर अलग हुआ है, इससे ही क्या बन जाएगा, एक नए हाइफी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक नए कवक तंतु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये कवक तंतु आगे बढ़कर किसका निर्माण कर लेगा, कवक जाल का, जिसे बोलते हैं हम लोग माइसीलियम, जिसे क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। माइसीलियम पे कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन भी ये कहता है कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, इसके जितने भी खंड बना दिए जाए, जितने भी फ्रेगमेंट्स बना दिए जाए, जितने भी टुकड़े बना दिए जाए, उस प्रत्येक टुकड़े के द्वारा, उस प्रत्येक टुकड़े के द्वारा एक नए जीव का, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। हम यह बात कर रहे हैं कवक की, हम यह बात कर रहे हैं कवक की। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड ये कह रहा है, अगर कवक तंतु के कितने ही भाग कर दिए जाए, तो प्रत्येक कवक तंतु या कवक भाग एक नए कवक तंतु का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। यही मेथड कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि कहलाती है। यही विधि कहलाती है आपकी फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि कहलाती है। सेकंड नंबर पे आती है मुकुलन। सेकंड नंबर पे आती है मुकुलन, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग। ओके, अगर मान लो ये क्या है, एक हाइफी है, ये हाइफी, ठीक है ना, मतलब कवक तंतु है। इस कवक तंतु पे किसी भी कारणवश बाहर की ओर एक आउटग्रोथ निकल जाता है। आउटग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं, अतिवृद्धि बोल सकते हैं, अतिवृद्धि, आउट ग्रोथ, ठीक है ना। अतिवृद्धि अगर निकल जाती है और ये अतिवृद्धि टूट जाए, अगर ये अतिवृद्धि इस कवक तंतु से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ये अतिवृद्धि एक क्या बना लेगी, नए कवक का निर्माण कर लेगी, नए कवक का ही क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। इस अतिवृद्धि को या इस आउटग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, बड। इस अतिवृद्धि को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बड बोलते हैं। तो ये वर्ड कहां से निकल के आया है, यहां से निकल के आया है, बडिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, कोई भी कवक तंतु है, इसके ऊपर यदि कोई भी आउटग्रोथ निकल के आ जाता है, कोई भी आउटग्रोथ अगर निकल कर आ जाता है, यदि यह आउटग्रोथ किसी भी कारणवश टूट जाए, यदि यह आउटग्रोथ किसी भी कारणवश टूट जाए और टूट कर क्या कर लेगा, एक नए कवक तंतु का निर्माण कर लेगा, एक नए कवक तंतु का निर्माण कर लेगा। तो यही प्रोसेस कहलाएगा आपका मुकुलन, यही प्रोसेस कहलाएगा आपका मुकुलन। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु जनन, ओके। तो हमने क्या बोला, कवक थी मान लो कोई भी, इस प्रकार से होती है, एक एस्परजिलस कवक होती है, ठीक है ना। एस्परजिलस का ये क्या होता है, एक हाइफी होता है, हाइफी कवक तंतु बोलते हैं हम लोग, हाइफी होता है, ठीक है। हाइफी के टॉप पर, टॉप वाला पार्ट क्या हो जाता है, फूल कर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है, मतलब डोम शेप्ड हो जाता है, ठीक है ना। इस पर क्या होने लग जाता है, एक स्पोर्स का निर्माण होने लग जाता है, मतलब स्पोर होते हैं कोई भी बीज के समान संरचना, बीज के समान संरचना, सीड लाइक स्ट्रक्चर, सीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बीज के समान संरचना।
मैंने क्या बोला, कवक तंतु था, कवक तंतु का जो ऊपर का भाग था, टॉप पार्ट था, वो किस फॉर्म में आ जाता है, फूलकर थोड़ा सा डोम शेप्ड में आ जाता है, फूलकर थोड़ा सा गुंबदाकार या डोम शेप्ड में आ जाता है, ठीक है ना। इस पे क्या होने लगता है, धीरे धीरे सेल्स का बाहर की तरफ बाहर की तरफ सेल्स क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। इन सेल्स को बोले जाते हैं, हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। इन सेल्स को हमने बोला है स्पोर्स, ठीक है ना। ये जो स्पोर्स हैं, जैसे ये टूटकर अलग होगा, जैसे ये टूटकर अलग होगा, और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। क्या आएंगी, फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि इसको पानी मिल जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है ना, रहने खाने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है ना, एक मॉइस्ट हैबिटेट मिल जाएगा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन। मतलब अनुकूल परिस्थितियां अगर मिल जाएंगी तो इस एक स्पोर से क्या हो जाएगा, एक नए कवक का निर्माण हो जाएगा, नए फंजाई का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यही कहलाता है आपका स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन। 3 विधियां पढ़ी है हमने अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में पहली विधि थी आपकी विखंडन की। अलैंगिक जनन में पहली विधि थी आपकी विखंडन की, सेकंड विधि थी आपकी मुकुलन की, थर्ड विधि आती है आपकी बीजाणु जनन की। विखंडन में हमने कहा कोई भी खंड अगर टूट जाता है, जितने भी खंडों में इसका तंतु टूटता है, या कवक का कोई भी तंतु जितने भी खंडों में टूटेगा, प्रत्येक खंड से एक नए कवक का निर्माण कर लेगा। सेकंड हमने पढ़ा मुकुलन मेथड। सेकंड हमने पढ़ा है मुकुलन मेथड। मुकुलन मेथड हमसे ये कहता है कि कोई भी कवक तंतु है, उसके ऊपर कोई भी आउटग्रोथ अगर निकल के आ जाता है, कोई भी अतिवृद्धि अगर निकल कर आ जाती है, उस अतिवृद्धि के द्वारा क्या होगा, एक नए कवक तंतु का निर्माण हो जाएगा। बीजाणु जनन भी हमसे ये कहता है कोई भी कवक है, उसका टॉप पार्ट जो ऊपर का भाग होता है, वो क्या हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। उस पर क्या होता है, स्पोर्स का, बीजाणुओं का निर्माण होगा। बीजाणु जैसी फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक नए कवक तंतु का कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। ओके, इन तीनों विधियों से लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। कवक में लैंगिक जनन 2 मेथड के द्वारा होता है। पहला मेथड कहलाता है आपका प्लाज्मोगेमी। व सेकंड मेथड कहलाता है आपका कैरियोगेमी द्वारा होता है। ओके, तो हमने देखा है कवक में लैंगिक जनन 2 मेथड के द्वारा होगा। पहला होगा प्लाज्मोगेमी, सेकंड होगा कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी के लिए हम ये बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी जो वर्ड है, ये बन क्या है, किससे, प्लाज्मा से। किससे बन क्या है, प्लाज्मा से। और प्लाज्मा को दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कोई भी सेल होती है, अगर मान लो ये सेल है, सेल के अंदर जितना भी सैप होता है, या कोई भी जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे के सारे मिला के क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। गेमी का मतलब एक्चुअली हमने लिया है यहाँ पे फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना या संलयन। ये इसको और थोड़ा रेक्टिफाइड किया जाए तो इसका मतलब होता है मिलना, किसी भी चीज का मिलना। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म का मिलना, ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगेमी। ओके, इसको देखते हैं अब ये मेथड क्या कहता है। हमने ये देखा, ये क्या था, एक हाइफी था, कवक तंतु था, इसमें क्या होगा, ये कवक तंतु हाइफी फर्स्ट, इसके नाम दे देते हैं हाइफी फर्स्ट। यहाँ पे है हाइफी सेकंड। ओके,
अगर इन दोनों की सेल्स का क्या हो जाए आपस में, या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाए, ये सेल मैंने बनाई है एक सेल, क्योंकि मल्टी सेलुलर कंडीशंस होती है तो हाइफी के लिए 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा सेल्स इनमें पाई जा रही है हाइफी दोनों में, ठीक है ना। अब हम एक सेल की बात करें, एक सिंगल सेल की बात करें, इस सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। अगर ये प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए या संलयित हो जाए, मतलब इस कंडीशन में ये एक हाइफी इस कंडीशन के रूप में आ जाए, ये बीच में सेंटर में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक कभी भी संलयित नहीं होगा, मतलब दोनों केंद्रक आपस में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ओनली क्या यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य का ही क्या होगा, दोनों का संलयन होगा, केंद्रक कभी भी संलयित नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगैमी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, प्लाज्मोगैमी किस पे काम करता है, हमेशा प्रोटोप्लाज्म पे काम करता है। जब दो डिफरेंट टाइप के हाइफी का या कवक तंतुओं का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है, प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है, इस क्रिया में केंद्रकों का संलयन नहीं होगा, इस क्रिया में केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लाज्मोगैमी। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और लैंगिक जनन भी हमसे यही कहता है, जब भी दो डिफरेंट क्या मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने विखंडन फ्रेगमेंटेशन देखा, एक हाइफी था टूट गया, जितने में टूटा नए बना लिए। बडिंग में भी यही हुआ था, एक था आउटग्रोथ निकला, आउटग्रोथ टूट कर अलग हो गया, नया बना लिया। स्पोर में भी हमने यही देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, दो हाइफी की आपको आवश्यकता होगी ही होगी। तो ये मेथड कहलाता है आपका क्या, प्लाज्मोगैमी मेथड। ओके, ये कहलाता है आपका प्लाज्मोगैमी मेथड। फिर अगर नेक्स्ट बात की जाए किसकी, कैरियोगैमी की। कैरियोगैमी की अगर बात की जाए तो कैरियो वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, किसके लिए, केंद्रक के लिए। कैरियोगैमी वर्ड यूज में लिया जाता है हमेशा न्यूक्लियस के लिए, केंद्रक के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं, गैमी का मतलब अभी बताया फ्यूजन होता है, तो केंद्रकों का संलयन। दो हाइफी लिए हमने, दो हाइफी लिए, इन दोनों हाइफियों में यदि प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ जीव द्रव्य के साथ साथ यदि केंद्रकों का भी संलयन हो जाए, तो अब जो हाइफी बन के आएगा तो इस प्रकार से बन के आएगा, वो उसमें केंद्र क्या हो जाएंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे और दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों संलयित रूप से पाए जाएंगे, ठीक है ना, दोनों क्या पाए जाएंगे, संलयित रूप से। इस अवस्था को बोलते हैं द्विगुणित अवस्था, इस अवस्था को बोलते हैं द्विगुणित, क्योंकि अगुणित अवस्था ये होती है, अगुणित अवस्था ये हो जाती है। जब दोनों केंद्रक अगुणित अगुणित मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, द्विगुणित अवस्था बना लेते हैं। इस द्विगुणित अवस्था के बाद तुरंत बाद क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र वापस से क्या हो जाते हैं, एन फॉर्म में आ जाते हैं। इससे गुणसूत्र वापस से किस में आ जाते हैं, एन फॉर्म में, अगुणित अवस्था में, हैप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कैरियोगेमी के लिए बोला है, जब दोनों हाइफी के या दोनों कवक तंतुओं के केंद्रकों का भी संलयन हो जाए, तो इस प्रकार का संलयन कहलाता है कैरियोगेमी। तो ये लैंगिक जनन हमने देखा किस प्रकार का हो गया आपका, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, दो तरह से लैंगिक जनन मिल सकता है हमें। आगे अगर देखा जाता है आगे यदि बात की जाए इनकी, तो इसके लिए एक मेथड और बोल सकते हैं, कुछ किताबों में मिलता है कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन का ही एक क्या होता है, भाग होता है, जो कि कहाँ हुआ है, कैरियोगेमी के पश्चात हुआ है, कैरियोगेमी के पश्चात हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको दो तीन भागों में बांट सकते थे। अब इसको अगर दोबारा रिव्यू किया जाए, कवक में हमने देखा है लैंगिक जनन कितने मेथड द्वारा, 3 मेथड। पहला था विखंडन, सेकंड था मुकुलन विधि, तीसरा था बीजाणु जनन विधि। लैंगिक जनन की हमने बात की किस पे बात की, प्रोटोप्लाज्म पे बात की, पीपी पे बात की, ठीक है ना। कैरियोगेमी में हमने केंद्रकों का भी संलयन करा दिया, ओके। और केंद्रकों के संलयन के तुरंत बाद हमने क्या करा दिया, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन करा दिया। इससे गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है, आधी हो गई है। गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है, आधी
हो गई है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसकी क्लासिफिकेशन की, अब बात की जाए यदि कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ओके, तो हम फंजाई को क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। फंजाई को हम लोग क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। और किसके बेस पे बांटेंगे हम लोग, सेप्टम के बेस पे बांटेंगे। किसके बेस पे बांटते हैं हम लोग, सेप्टम के बेस पे। भी सेप्टम भी देखते हैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टम, हिंदी में बोलते हैं सेप्टम पट के आधार पर, पट के आधार पर। ओके, अब ये पट वाली स्थिति क्या है, हमने इस प्रकार से हाइफी का निर्माण किया। हमने क्या है, इस प्रकार से हाइफी का निर्माण किया, कवक तंतु का निर्माण किया, क्योंकि ट्यूबुलर फॉर्म में, नलिकाकार रूप में पाए जा रहे हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में या नलिकाकार रूप में पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसका इस प्रकार से निर्माण किया। ओके, यदि इनमें दो कोशिकाओं के बीच में है, ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक कहाँ मिलता है, हमेशा कोशिका के बीच में मिलता है। ठीक है ना, दो कोशिकाओं के बीच में पट का, पट क्या है, पट क्या है, अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। पट को बोला जाता है सेप्टा, इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टा। ठीक है ना, यदि सेप्टा है इसके बीच में अनुपस्थित है तो इसको बोल सकते हैं हम ए सेप्टम, इसे बोल सकते हैं हम लोग ए सेप्टम, या पट विहीन, पट विहीन। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास सेप्टम की, अगर इस प्रकार का एक हाइफी है, ठीक है, इन दो कोशिकाओं के बीच में यदि पट पाए जाएं, यदि दो कोशिकाओं के बीच में यदि पट पाए जाएं, तो इस प्रकार की कवक तंतु या हाइफी को बोला जाता है सेप्टम। क्या बोला जाता है, सेप्टम, या पटहीन, सॉरी पटही। ओके, जिसमें पट उपस्थित होगा। तो इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं हमने। पहला सेप्टा के बेस पे, क्या है, सेप्टा के बेस पे एक ऐसी स्थिति जिसमें पट नहीं पाए जाए, ए सेप्टम की, और दूसरी थी सेप्टम की स्थिति। ठीक है ना, तो ऊपर बना लेंगे एक बार। पहला है ए सेप्टम, यहां पे आया है सेप्टम। सेप्टम के लिए हमने बोला है इस प्रकार से दो कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाए, सेप्टा पाया जाए। दो कोशिकाओं के बीच में क्या हो, सेप्टा उपस्थित हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखा जाए दो कोशिकाओं के बीच में क्या है, सेप्टा नहीं मिलेगा, दो कोशिकाओं के बीच में सेप्टा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ए सेप्टम, इस प्रकार इसमें जितनी भी फंजाई आती हैं, इनको बोला जाता है लोअर फंजाई, इन्हें बोला जाता है लोअर फंजाई। ठीक है ना, सेप्टम में जितनी भी फंजाई आती है इन्हें बोला जाता है हायर फंजाई। ओके, लोअर फंजाई और हायर फंजाई। लोअर फंजाई में कभी भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं पाया जाएगा, सेप्टा प्रेजेंट नहीं पाया जाएगा। इसमें ओनली एक क्लास पढ़ते हैं हम, इसमें कितनी, एक क्लास पढ़ते हैं, और वो क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है ना। ओके, अब एक बात तो समझ में आ गई, फाइकोमाइसिटीज में जो भी फंजाई पाई जाएंगी, फाइकोमाइसिटीज में जितनी भी फंजाइस पाई जाएंगी उनमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा, उनमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम हाइफी विदाउट सेप्टा। कवक तंतु में पट नहीं पाए जाते हैं। ठीक
ठीक है ना। तो फाइकोमाइसिटीज में ऐसी ऐसी फंजाई आएंगी जिसमें क्या है, हाइफी में सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, कवक तंतु में क्या है, कवक तंतु में पट नहीं पाए जाएंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, इसका यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल, इसके अच्छे एग्जाम्पल में आता है एल्ब्यूगो। क्या होगा, एल्ब्यूगो। दूसरा हो सकता है राइजोपस, दूसरा हो सकता है राइजोपस, एंड देन हो सकता है म्यूकर, देन हो सकता है म्यूकर। ठीक है, तो हमने देखा एसेप्टम फंजाई, तो हमने देखा एसेप्टम फंजाई जो कि क्या है, लोअर फंजाई भी कहा जाता है। किसके बेस पे कहा हमने, क्योंकि इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते, तो इसमें ओनली एक सिंगल क्लास आती है, और इस क्लास, इस एक वर्ग को बोला है हमने फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। इसके लिए एक जनरल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर बोला जाए तो वो होता है हाइफी विदाउट सेप्टा। हाइफी पता है आपको, कवक तंतु बोलते हैं हम, कवक तंतु बोलते हैं, कवक तंतु में किसी प्रकार के पट नहीं पाए जाते, जैसे कि एल्ब्यूगो होता है, राइजोपस और म्यूकर। एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर, इन तीनों में क्या है, पट नहीं पाए जाते। देन अगर बात की जाए, बात की जाती है किसकी, सेप्टम की, क्लास सेप्टम की अगर बात की जाए तो सेप्टम को हम रिप्रोडक्शन के बेस पे 3 में बांट सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बेस पर 3 में बांटे जा सकते हैं ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेस पे 3 में बांटे जा सकते हैं। पहला होता है एस्कोमाइसिटीज, पहला होता है एस्कोमाइसिटीज। सेकंड होता है बेसिडियोमाइसिटीज, एंड थर्ड होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, तो किस बेस पे बांटा है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे इसको आगे क्लासिफाई किया हमने, आगे वर्गीकृत किया है सेप्टम को या हायर फंजाई को, तो किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के आधार पर, ठीक है ना, जनन के आधार पर। फर्स्ट था एस्कोमाइसिटीज, सेकंड था बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड था आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज क्या कहते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एस्कस की हेल्प से। तो मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन संरचना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन संरचना एस्कस का निर्माण होता है, एस्कस फॉर्मेशन। एस्कस फॉर्मेशन, अगर इस एस्कस की बात की जाए तो एस्कस कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है किसी भी फंजाई की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एस्कस। ओके, तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल में आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक प्रतिजैविक होता है। पेनिसिलियम क्या है, एक प्रतिजैविक होता है जो कि पेनिसिलियम नोटिक्टम नामक एक फंजाई से निकाला जाता है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है, जो कि क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है। और इसकी खोज सबसे पहले की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसको हम देख लेंगे आगे आर्थिक महत्व में, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है ईस्ट, सेकंड नंबर पे आता है ईस्ट, जो कि क्या होता है, वाइन इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। फर्मेंटेशन मेथड में क्या होता है, बहुत ज्यादा काम आता है ईस्ट। पहला था पेनिसिलियम, सेकंड है ईस्ट, ठीक है ना। अगर इसमें बात की जाए जनन संरचना के रूप में, जनन संरचना बेसिडियम पाई जाती है, ठीक है ना। बेसिडियम फॉर्मेशन, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज था, इसका नाम किसके बेस पे दिया गया, बेसिडियम के बेस पे। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज था, एस्कोमाइसिटीज का किसके नाम एस्कस के आधार पर दिया गया। बेसिडियोमाइसिटीज था,
इसका बेसिडियम के आधार पर दिया गया है, ठीक है ना। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, जैसे कि छत्रक के रूप में या मशरूम के रूप में उपस्थित हो, जैसे कि छत्रक या मशरूम के रूप में उपस्थित हो, जैसे कि अगेरिकस हो सकता है, अस्टिलागो हो सकता है, पक्सिनिया हो सकता है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए, अगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया, पक्सिनिया हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी दो देखे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा था, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा था, कुछ इस प्रकार से एस्कस थे। एक संरचना को बोलते हैं एस्कस, ठीक है ना। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोमाइसिटीज था, कुछ छत्रक के रूप में पाई जा रही थी, जिसमें बेसिडियम का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन होता है, जिसमें बेसिडियम का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे कि अगेरिकस हो गया, अस्टिलागो हो गया और पक्सिनिया हो गया, ठीक है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन अनुपस्थित, ओके। लैंगिक जनन अनुपस्थित है, इसीलिए इनको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्टाई, ओके। फंजाई इम्परफेक्टाई मतलब ये जो फंजाई है, जो कवक है, कैसी है, इम्परफेक्ट टाइप की है। ये जो किसी भी परफेक्ट टाइप की नहीं है, सत्य प्रकार की कवक नहीं बोल सकते। दूसरी अगर भाषा में बोला जाए, दूसरी अगर भाषा में अगर बोला जाए तो इन्हें बोल सकते हैं सत्य प्रकार की कवक नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है, एब्सेंट थी इसमें। अभी इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की अगर यदि बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइको एग्जाम्पल ट्राइको। तो दोस्तों ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाती है तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइकोडर्मा, TRICHODERM, ठीक है ना, TERM, ट्राइकोडर्मा हो सकता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। तो आज हमने बात की कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कवकों को, फंजाई को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था एसेप्टम, किसके बेस पर, सेप्टा के बेस पर, जिसमें सेप्टा पाया जा रहा है, जिसमें सेप्टा नहीं पाया जा रहा। सेकंड था सेप्टा, जिसमें सेप्टा पाया जा रहा है, ओके। एसेप्टम में हमने देख लिया सेप्टा एब्सेंट था, इनको इसीलिए बोल दिया लोअर फंजाई, जैसे कि एल्ब्यूरो, राइजोपस और म्यूकर। फिर हमने बात की सेप्टम की, जिन्हें हायर फंजाई भी बोला। इसको अगर रिप्रोडक्शन के बेस पर आगे हमने तीन क्लास में और डिवाइड कर दिया। पहला था एस्कोमाइसिटीज, सेकंड था बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड था ड्यूटेरोमाइसिटीज। थर्ड क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो इसमें जनन संरचना की हमने बात की। जनन संरचना के रूप में एस्कोमाइसिटीज में किसका, एस्कस का फॉर्मेशन हुआ, एस्कस का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमने देखा पेनिसिलियम, जैसे कि हमने देखा पेनिसिलियम और ईस्ट, पेनिसिलियम और ईस्ट, ओके। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात की बेसिडियोमाइसिटीज की, बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें छत्रक नुमा या मशरूम टाइप के बेसिडियम्स का फॉर्मेशन होता है। किसका, बेसिडियम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बेसिडियम पाया जाता है। जैसे कि हमने देखा अगेरिकस, पक्सिनिया और अस्टिलागो में, अगेरिकस, पक्सिनिया और अस्टिलागो में। फिर हमने बात की ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें क्या है, लैंगिक जनन अनुपस्थित है, लैंगिक जनन अनुपस्थित है, और इसके बेस पे हमने इसको बांटा था, इसीलिए इनको बोल दिया हमने फंजाई इम्परफेक्ट है। ये परफेक्ट टाइप की फंजाई नहीं है, ये परफेक्ट टाइप की फंजाई नहीं है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, जैसे कि ट्राइकोडर्मा। थैंक यू।